Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 10th of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ सेंटर टू रिकंसिडर सेफ हार्बर क्लॉज इन आईटी लॉ. अब पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेफ हार्बर. तो इसकी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं. तो सेफ हार्बर इज अ लीगल प्रोविजन. ठीक है, सेफ हार्बर क्या है? एक लीगल प्रोविजन है टू साइड स्टेप और एलिमिनेट लीगल और रेगुलेटरी लाइबिलिटीज इन सर्टेन सिचुएशन. मतलब कि ये क्या है, आप एक कह सकते हैं कि एक लीगल प्रोविज़न आप मान सकते हैं इसको, या फिर कोई ऐसा रूल है जिससे आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ से साइड स्टेप हो रहे हैं. मतलब किसी चीज़ से वहाँ से आप हट रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है कि वो जो प्रोविज़न है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंपनी का लेते हैं. यहाँ पर कंपनी ए है और यहाँ पर दूसरी कंपनी बी है. ठीक है, अब ये दोनों कंपनी एक साथ पार्टनरशिप में या कुछ भी, बट कंपनी बी के जो कुछ ऐसे एक्शंस है जिसके कारण यहाँ पर कंपनी ए को लॉस हो रहा है. ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो कंपनी ए है वो क्या करेगी, सेफ हार्बर लेकर आएगी. ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविजंस लेकर आएंगे और जो कंपनी बी है उससे यहाँ पे साइड स्टेप हो जाएगी, मतलब कि दूर हट जाएगी. तो मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं, ये हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो पूरी तरीके से उससे यहाँ पर अलग हो जाएगी, बट इन सम सिचुएशंस वो क्या करेगी, अपने आप को यहाँ पर साइड स्टेप कर लेगी. मतलब अपने लिए एक यहाँ पर सेफ जोन यहाँ पर क्रिएट करेगी. उसे ही हम कहते हैं क्या, सेफ हार्बर. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. तो यहाँ पर क्या हुआ, सेंटर टू रिकंसिडर सेफ हार्बर क्लॉज इन आईटी लॉज. ओके, तो न्यू डिजिटल इंडिया एक्ट, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने क्या आउटलाइन किया है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023. ओके, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मली आउटलाइन डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 विच इज ब्रॉड ओवरहॉल्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था हमारा 2000 का, उसके ऊपर एक ओवरहॉल आके गया. अब ऐसा क्यों किया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि fundamental speech right cannot be violated by any platform, but there is certainty a case that can be made that weaponization of disinformation is not the same as free speech and that needs to be addressed. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हमारा राइट क्या है, फ्रीडम टू स्पीच है ना, हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बट कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो ये करते हैं, यहाँ पे कोई न्यूज़ ऐसी आती है, कोई खबर ऐसी आती है, उसको यहाँ पर वेपन की तरह यूज़ करते हैं, उसको वेपनाइज कर देते हैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में, है ना. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पर्सन है, उसके अगेंस्ट में उस न्यूज़ को इतना ज़्यादा वेपनाइज कर देते हैं, उसको इतना ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा उसको घेर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी ये जो चीज़ है न्यूज़ को वेपनाइज, यहाँ पे जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, जिसके कारण जो ए पर्सन है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे एक आप कह सकते हैं क्या कर देता है, उसको बर्बाद किया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डिस इन्फॉर्मेशन है उसको वेपनाइजेशन की तरह यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि हम आपके जो राइट है, फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच, हम इसको यहाँ पे वॉलेट कर रहे हैं, है ना, इसको हम यहाँ पे कर्टेल कर रहे हैं, मतलब इसको दबा रहे हैं. बट कभी कभी क्या होता है, ये जो डिस इन्फॉर्मेशन होती हैं, और ये डिस इन्फॉर्मेशन कहाँ से फैलती हैं आप सभी को पता है. आजकल टाइम है हमारा सोशल मीडिया का, डिजिटलाइजेशन का. ठीक है, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं, तो सोशल मीडिया पे अगर छोटी सी भी न्यूज़ आती है तो उसको हम खुद ही, आप खुद ही सोचिए ना, हमने उसकी पूरी जांच पड़ताल की नहीं, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की नहीं उस न्यूज़ की कि रियलिटी में ऐसा हुआ है या नहीं, है ना. तो यहाँ पर उस न्यूज़ को हम और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर क्या करने लगते हैं, उस चीज़ को शेयर करने लगते हैं. ठीक है, शेयर करने से क्या होता है, अब हमें ये नहीं पता कि वो न्यूज़ कितनी यहाँ पर सच्ची है, कितनी यहाँ पर वो झूठी है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता. तो यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण यहाँ पे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है, तो जिस पार्टी के लिए, जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है, इसी के लिए यहाँ पर ये रूल आया है. आप अभी मतलब कि ये बिल अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ पार्लियामेंट में, बस इसे आउटलाइन किया गया है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023. ओके, तो इसमें ये कहा कि देखिए इसमें मेन प्रिंसिपल क्या हमारा, तो द गवर्नमेंट रिकंसिडरिंग अ की एस्पेक्ट ऑफ साइबर स्पेस सेफ हार्बर विच इज द प्रिंसिपल दैट सो कॉल्ड इंटरमीडिएट ऑन द इंटरनेट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट थर्ड पार्टीज पोस्ट ऑन वेबसाइट. दिस इज द प्रिंसिपल दैट अलाउ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू अवॉइड लाइबिलिटीज फॉर पोस्ट मेड बाय यूजर्स. अब इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, अब इसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ भी अगर पोस्ट करती है,
है ना। तो वो क्या पोस्ट करती है यूज़र की, यहाँ उसको लाइबिलिटी पूरी प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर उनको क्या किया जाएगा, लाइबिलिटीज़ पूरी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो इसमें देखिए यही है, उन्होंने यही कहा कि हमारा जो राइट टू स्पीच है, फंडामेंटल राइट हमारा स्पीच का एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम मानते हैं इसको, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इसका क्या जो डिस इन्फॉर्मेशन होती हैं इसको हम वेपन की तरह यूज़ कर लेते हैं, है ना। लोग कभी कभी क्या करते हैं, इसको मतलब गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में फैला देते हैं, और उसको पूरी सोशल मीडिया के टाइम में तो आजकल कोई भी छोटी भी न्यूज़ होती है उसको यहाँ पे स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। देखिए इसमें यही कहा है कि डिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट द सेम एज फ्री स्पीच एंड द नीड्स टू बी एड्रेस, इसलिए हमें इस डिस इन्फॉर्मेशन को क्या ज़रूरत है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर इस बिल को लेकर आने की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटीबायोटिक्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेड ऑन लाइफ स्टॉक कट कार्बन इन सॉइल एंड अफेक्ट क्लाइमेट सीज IISS स्टडी। अब यहाँ पे एक स्टडी की गई है, किसके द्वारा, यहाँ सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन दोनों जो रिसर्चर्स हैं यहाँ कर, उन्होंने ये स्टडी करी। अब इस स्टडी में क्या हुआ कि जैसे लाइफ स्टॉक्स होते हैं, अब लाइफ स्टॉक्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइफ स्टॉक्स में आप सभी को पता है क्या है, ऐसे एनिमल जो यहाँ पर ग्रेजिंग करते हैं, है ना, यहाँ पर जो ग्रेजिंग करते हैं, हार्बीवोरस जो भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ होती हैं, शीप्स, गोट, काउ, तो ये क्या है, हमारे लाइफ स्टॉक्स हैं। अब ये लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग करती हैं, यहाँ पर जो ग्रास लैंड एरिया होता है, आप सभी को पता है ग्रास लैंड जो एरिया होता है वो यहाँ पर क्या करता है, कार्बन को स्टोर करके रखता है। जब ये ग्रासलैंड एरिया से जब जैसे कार्बन हटता है तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो कार्बन है वो रिलीज होता है। ग्रासेस क्या करती है, यहाँ पे कार्बन को स्टोर करके रखती हैं, जब यहाँ पे ये हटती हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा बताया जा रहा है कि जो लाइफ स्टॉक्स हैं इनमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे गाय की बात करें, काऊ की बात करते हैं, गोट की बात करते हैं, यहाँ पे शिप्स की बात करते हैं, ठीक है। ये लाइफ स्टॉक्स है, इनको क्या किया जाता है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। क्या किया जाता है, इनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, जैसे काव है उनमें अगर जो गाय भैंस है उनमें जो उनका मिल्क है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए उन्हें आप सभी ने देखा होगा, अगर आपके घरों में अगर कभी आप किसी फार्म में रहे होंगे या फिर आप गांव में जब कभी जाते होंगे तो वहां पर देखा होगा कि उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, जो गाय वगैरह होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, और ये कहा जाता है कि इस दवाई से क्या होता है, जो दूध होता है, जो मिल्क का अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको ये जो गाय भैंस होती हैं इनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं। अब क्या होता है, जब ये एंटीबायोटिक्स ड्रग्स जब ये लाइफ स्टॉक्स को दिए जाते हैं और ये लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग के लिए जाती हैं, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए जाती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा ग्रासलैंड है, यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए गई, उन्होंने ग्रेजिंग तो करी, तो पहले तो यहाँ से कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन वहाँ पे स्टोर था वो यहाँ पे रिलीज हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर जब ये यूरिनेट होती हैं, जब ये यूरिया या फिर काउ डंक वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब कि जो उनका एक्सक्रीशन होता है वो रिलीज करती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, एंटीबायोटिक्स, ये जो ड्रग्स होते हैं वो भी क्या होती है, इनके साथ यहाँ पर रिलीज होते हैं और उसी लैंड पर यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे उस एंटीबायोटिक्स का नाम जान लेते हैं, क्या नाम है इसका, टेट्रासाइलिन। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, टेट्रासाइलिन किस में यूज़ किया जाता है, लाइफ स्टॉक्स में इसका यूज़ किया जाता है। जब इसको हम लाइफ स्टॉक्स में यूज़ करते हैं तो वो जब लाइफ स्टॉक्स उनका जो एक्सक्रीशन होता है उसके थ्रू ये बाहर आते हैं और ये सॉइल में मिल जाते हैं, और जब ये सॉइल में मिलते हैं तो उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जो सॉइल की यहाँ पे एक आप कह सकते हैं सॉइल की यहाँ पे जो क्वालिटी होती है ना, वो यहाँ पर क्या होती है, वो यहाँ पर हार्म होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे सॉइल्स में आपको पता है यहाँ पे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कार्बन क्या करता है, सॉइल यहाँ पे स्टोर करके रखता है, तो ये इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जो सॉइल की यहाँ पे क्वालिटी होती है वो डिग्रेड होने लगती है। अब यहाँ पर अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में आप देखेंगे तो हमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स के साथ साथ यहाँ पर हम कोल, पेट्रोलियम, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका भी क्या होता है, सॉइल के थ्रू ही इनका निर्माण होता है। आप सभी को पता है ये सॉइल के थ्रू ही बनते हैं, मतलब जब हजारों सालों तक ये जब सॉइल के अंदर गड़े रहते हैं तो ये बनते हैं। बट जब ये जो टेट्रासाइलिन है, ये एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं, जब ये सॉइल में मिल जाते हैं तो उनकी जो एक आप कह सकते हैं क्वालिटी होती है सॉइल की वो डिग्रेड होने लगती है। डिग्रेडेशन के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, हम यहाँ पे डायमंड्स बनते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं इनकी भी क्वालिटी में हमें क्या मिलता है, डिग्रेडेशन देखने को मिल लेता है, ठीक है। ये स्टडी के द्वारा यहाँ पे बताया गया। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर टू टाइप्स के एनिमल्स आते हैं, एक होते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ स्टॉक्स,
वाइल्ड स्टॉक्स, और दूसरे यहाँ पे जो लाइव स्टॉक्स रहते हैं। अब वाइल्ड स्टॉक्स में यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे याक का, है ना, और याक या फिर आइबेक्स। ओके, याक एंड आइबेक्स, इनमें क्या होता है, आप ये लाइव स्टॉक्स की कैटेगरी में एक तरीके से नहीं आते हैं, है ना, ये जनरली यहाँ पे फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे 11-12 महीनों से आप कह सकते हैं 11 to 12 मतलब सालों से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टडी हो रही है, और स्टडी में ये पाया गया है कि इनके थ्रू जब यहाँ पे एक्सक्रीशन किया जाता है, यूरिनेशन वगैरह सारी चीज़ें की जाती हैं, तो उसमें हमें इतना ज़्यादा क्या है, एंटीबायोटिक्स मतलब कि जो कार्बन है ना, वहाँ पर हमें आप कह सकते हैं कार्बन यूज एफिशिएंसी है वो सॉइल की कम होती नज़र नहीं आई। बट अगर हम यहाँ पे लाइफ स्टॉक्स की बात करते हैं, तो जब इनका यूरिनेशन वगैरह होता है और एक्सक्रीशन ये रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं अपना जो वेस्ट होता है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि जो सॉइल की यहाँ पर कार्बन होल्डिंग कैपेसिटी होती है, कार्बन यूज कैपेसिटी होती है, वो हमें डिग्रेडेड दिखाई देती है। और ऐसा क्यों दिखाई दिया, क्योंकि हम यहाँ पर जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं उनमें हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं जिसका नाम है टेट्रासाइलिन। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारा क्लियर होगा। यहाँ पे स्टडी हुई और यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स है इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया, मतलब कि एक साथ देखा गया, जिसके कारण हमें ये सारी चीज़ें पता चली। ओके, तो यहाँ पे यही बताया कि एंटीबायोटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेड ऑन लाइफ स्टॉक्स कट कार्बन इन सॉइल एंड अफेक्ट क्लाइमेट। इसी के कारण क्या होता है, जो हमारा क्लाइमेट है उसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि सॉइल क्या कर रहा है, यहाँ पे कार्बन को स्टोर करके रख रहा है। अब यहाँ पर जब ग्रास है, ग्रेजिंग हुई, इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन रिलीज हुआ। The study state that although soils from the wild and livestock area had many similarities, they differ in one key parameter called carbon use efficiency, which determines the ability of microbes to store carbon in the soil. तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो सॉइल होते हैं उसमें माइक्रोबीज होते हैं, माइक्रोबीज वो क्या करके रखते हैं, कार्बन को स्टोर करके रखते हैं। बट यहाँ पर जब हम लाइफ स्टॉक्स की बात करते हैं, लाइफ स्टॉक्स में यहाँ पे क्या होता है, एंटीबायोटिक्स हमें मिलता है टेट्रासाइलिन, ठीक है। और जब यहाँ पे यूरिन वगैरह इनका आता है और जो काउ डंक वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ जब वो एक्सक्रीट करते हैं तो उसके कारण क्या होती है, माइक्रोब्स की यहाँ पे डेथ हो जाती है। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो सॉइल की यहाँ पर कार्बन को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे डिग्रेडेड होने लगती है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए कहा जाता है, अब देखिए हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पे सिर्फ ये लाइफ स्टॉक्स की बात नहीं है, हमने कुछ दिनों पहले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो ये वायरल फीवर है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, H2N5 वायरस के कारण हमें देखा था जो कफ है, फीवर है, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा। बट इसमें ये कहा जा रहा कि आप यहाँ पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए किसी भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें, है ना, क्योंकि ये एनिमल्स में भी यूज़ हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में भी यूज़ हो रहा है। इसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण इन फ्यूचर आपको अगर कभी एंटीबायोटिक्स, सेम एंटीबायोटिक्स अगर प्रिस्क्राइब की जाएंगी तो उसमें से क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में, तो वो क्या होंगी, अब उसका कोई भी आप कह सकते हैं असर हमारी बॉडी पर नहीं होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना ही करें तो आपके लिए बेटर होगा। आजकल ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायरल फीवर यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इंश्योर रखना है कि आप क्या कर सकते हैं, वायरल फीवर है मतलब इन्फेक्शन जो है, वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आप यहाँ पे मास्क लगा के रखिए। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपको वायरल फीवर या कफ वगैरह है, तो आप जो क्राउडेड एरियाज़ हैं वहाँ से आप दूर रहिए, ज़्यादा क्राउडी एरिया में वहाँ पर ना जाइए। कंटिन्यूसली आप यहाँ पे अगर बाहर से आते हैं तो हैंड वॉश कीजिए, मतलब यहाँ पे सैनिटेशन हाइजीन का आपको यहाँ पे मेंटेन रखना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं वायरल फीवर जैसे। और आप यहाँ पे जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, हमने यहाँ पे बात करी थी, जैसे पैरासीटामॉल है ना, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, बट डोंट यूज़ एंटीबायोटिक्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स, है ना। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करें तब तक आप यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें। ओके, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मीडिया रेट्स एंड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन प्रेस फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा कुछ दिनों पहले 14 Feb 2023 को यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, BBC जो हमारा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है वहाँ पर एक सर्वे एक्शन यहाँ पे किया, मतलब कि यहाँ पे टैक्स का, आप सभी को पता है टैक्स इन्वेजन हुआ। अब आप सभी को पता है BBC की यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। BBC ने कुछ दिनों पहले मतलब जनवरी में 17 जनवरी को यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, है ना। और ये जब डॉक्यूमेंट्री आई उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने इस लिंक की जो ये वेब डॉक्यूमेंट्री की जो वेब लिंक थी उसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था।
आप सभी को ये न्यूज़ बहुत अच्छे से पता है। ओके, अब जैसे ये न्यूज़ ब्लॉक हुआ उसके बाद से यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिनों बाद हमें ये देखने को मिला कि BBC जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, वहाँ पर टैक्स इन्वेजन हुआ, मतलब कि टैक्स रेड पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे इस आर्टिकल में आप पहले आर्टिकल का क्रक्स समझें। हम यहाँ पे आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना खुद का कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये BBC के साथ नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। यहाँ पे दैनिक भास्कर की बात कीजिए, क्विंट की यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे दिया गया, देखिए ALT न्यूज़, भारत समाचार, दैनिक भास्कर, न्यूज़ क्लिक, द क्विंट, तो इन न्यूज़ चैनल पर भी क्या हुआ, इस तरीके के केसेस जो हैं, मतलब कि हमें टैक्स इन्वेजन देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, हमको साफ साफ रीज़न क्लियर दिखाई दे रहा है कि अभी तक तो BBC के ऊपर ऐसा कोई भी आपको, मतलब कि इससे पहले जब तक डॉक्यूमेंट्री नहीं निकली थी, डॉक्यूमेंट्री जब तक रिलीज नहीं की गई थी, उससे पहले तो कभी भी मतलब ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया, केस नहीं आया कि यहाँ पर जो BBC है यहाँ पर कुछ वो टैक्स में, यहाँ पर जो फाइनेंशियली है वो घपला कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। लेकिन डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद ही यहाँ पर क्या हुआ, BBC के ऊपर यहाँ पर टैक्स इन्वेजन हुआ, तो इसमें यहाँ पे मतलब कि क्या हुई, IT की रेट पड़ी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस आप देखिए, एक सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंस है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि पहले डॉक्यूमेंट्री, अगर यहाँ पर कोई भी जो फ्रीडम है, जो जर्नलिस्ट है ना, जर्नलिस्ट हैं और मीडिया है, यहाँ पर उनका क्या हो रहा है, एक तरीके से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको डिटरमाइन हो रहा है। फ्रीडम एंड स्पीच यहाँ पे क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है एक तरीके से। मतलब उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कुछ बोला है तो उसके तुरंत बाद ही हमें क्या देखने को मिले कि उनके ऊपर क्या पड़ गई है, IT रेट पड़ गई है। ओके, तो यहाँ पर जब ये पूरा केस अब फिर जाता है कहाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे क्या करना होगा, ये पूरा इशू का सारी चीज़ें क्या होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा कि जो टैक्स के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, टैक्स में जैसे भी इरेगुलरिटीज़ हैं उसको आप पहले ही देखिए ना। आप मतलब आप कब देख रहे हैं, जब डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर रिलीज हो गई है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमने कुछ बातें कह दी हैं, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, IT रेट जो है यहाँ पर मतलब IT रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर क्वेश्चन ये आता है कि लॉ तो है हमारे पास, बट लॉ कितना रीजनेबल है, कितना रीजनेबल नहीं है, उस पर क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। कभी भी कोई डिबेट होता है तो हमने उसमें देखा होगा कि लॉ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लॉ क्या है, यहाँ पे सुप्रीम है हमारा। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पर कभी भी, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमने कुछ भी बोला तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, कुछ ही दिनों बाद गवर्नमेंट के हमें कुछ उसके जो फर्दर आप कह सकते हैं जो आप अगेंस्ट में एक्शन, हमें यहाँ पर गवर्नमेंट का रिएक्शन देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए इसमें यही कहा जाता है, दो चीज़ें इस आर्टिकल में मेन हमारे लिए हो जाती हैं, क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है हमारा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर गवर्नमेंट इसी तरीके के एक्शन लेती रहेगी, है ना, गवर्नमेंट क्या है, इसी तरीके के एक्शन लेती रहेगी, तो इससे क्या होगा, जो जर्नलिस्ट और मीडिया है हमारी, है ना, उनको हमें क्या करना है, यहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा फ्री और फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। अब अगर हम इस तरीके गवर्नमेंट इस तरीके के एक्शन लेती रहेगी तो इससे क्या होगा, एक डिटरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, डिटरेंस क्रिएट होगा। अगर इन फ्यूचर कभी भी हम अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलने जाएंगे तो हम उससे पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार सोचेंगे कि क्या हम ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं या नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट में गवर्नमेंट ने कैसे एक्शंस लिए हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, एक डिटरेंस क्रिएट हो जाएगा, और डिटरेंस क्रिएट होने के कारण यहाँ पर हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। और गवर्नमेंट क्या, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और वहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ राइट्स, मतलब कि हमारे पास राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। और डेमोक्रेटिक कंट्री में ही अगर ऐसी चीज़ें होने लगी तो हम डेमोक्रेसी से यहाँ पर किसकी तरफ, यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑटोक्रेसी की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे आर्टिकल क्लियर होगा पूरा। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि मतलब सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट की बात नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर हम मीडिया की बात नहीं करें कि ठीक है मीडिया ने यहाँ पर क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोला, ठीक है, बट अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी XY फर्दर इंस्टीट्यूशन आ जाता है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते हैं, तो हमें
मतलब कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उनके अंदर भी कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ऐसी बात ना बोल दे कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन्हें यहाँ पर फेस करने पड़े। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे क्या रिव्यू करना होगा, इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जो इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस का ये डॉक्ट्राइन है इसको यहाँ पर रिव्यू करना होगा सुप्रीम कोर्ट को। अदरवाइज इस तरीके के जो ये मतलब डिफरेंस ये जो क्रिएट हो रहा है ना, हम यहाँ पर कोई भी एक्शन फ्यूचर में नहीं ले पाएंगे। इवन कभी कभी अगर इस तरीके का डिफरेंस क्रिएट रहा तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मतलब कि हमारा एक जो भरोसा है, जो हमारा ट्रस्ट है, वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए इसमें लास्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट्स नीड्स टू रिवाइव एंड अप्लाई द डॉक्ट्राइन ऑफ इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस टू कंसिडर अ ब्रॉड कैनवास ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट विल शेप द प्रैक्टिस ऑफ आवर क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट की जो प्रैक्टिस है उसके लिए यहाँ पे हमें इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है। अब इसमें ये भी कहा गया देखिए कि यहाँ पे क्या है, जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स है उसका हमें हाफ ट्रुथ दिखाया जाता है। हाफ ट्रुथ की बात करें कि जैसे पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर ये किसके अंडर आता है, ये जो हमारी स्टेट लिस्ट है, ये जो पूरा है पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये किसके अंडर आता है, हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। बट जब एक्शन की बात आती है तो एक्शन कौन लेता है, यहाँ पर सेंटर लेती है हमारी, है ना। तो देखिए इसमें एक है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड affairs has stated that since police and law and order are topics within the competence of state government, it cannot centrally maintain device seizures of journalists. This is half truth of two reasons. अब यहाँ पे क्या होता है, जब आईटी रेट्स पढ़ती है यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है, ठीक है, किसका, राइट टू प्राइवेसी का। जब यहाँ पे आईटी रेट्स यहाँ पर पढ़ती हैं तो क्या होता है, जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं उनके जो फोन्स होते हैं और जितने भी यहाँ पे डिवाइस होती है उनको यहाँ पे सीज कर लिया जाता है और उनसे जो डेटा वो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको यहाँ पे पब्लिक में भी नहीं रखते हैं कि उन्होंने मतलब कि क्या क्या डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया। तो इससे क्या होता है, हमने अभी देखा था कि 2017 में क्या आया था, हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था पुट्टा स्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, है ना, हमने यहाँ पे देखा था यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस आया था जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि देखिए जब आईटी रेट पड़ी यहाँ पर जो भी उनका डेटा वगैरह वो पूरा सीज किया जाता है, इवन उसको यहाँ पे पब्लिक में नहीं रखा जाता। हम ये नहीं कह रहे आप पूरा डेटा रखिए, बट आप ये तो बताएं कि आपने आप उनसे क्या लिया है ना। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसका भी यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूशन होता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब इसमें यही चीज़ें कह रही कि जो एग्जीक्यूटिव के जो यहाँ पर रिस्पॉन्स होते हैं वो हाफ ट्रूथ होते हैं। हमने यहाँ पर पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को किस में रखा है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्पिटेंस में रखा है और सेंटर इसमें कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो नहीं रखता है। बट यहाँ पे क्या ये हाफ ट्रूथ है, इसके दो रीजन बताएं। पहला क्या, द फर्स्ट इज दैट क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट्स क्वेरीज डेटा फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड कैन ईजिली बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड डेटा ऑन डिवाइस सीज ऑफ जर्नलिस्ट। अब इसमें पहले ये कहा जा रहा है कि जैसे जब भी कोई आईटी रेट्स वगैरह पड़ती हैं इंडिया में, कोई भी क्राइम रिपोर्ट्स होती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से क्या कर लिया जाता है, उसका पूरा जो डेटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी मीडिया है, ये XYZ मीडिया है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की मीडिया है, ठीक है, कोई भी स्टेट है उसकी यहाँ पे मीडिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इस तरीके की रेट्स पड़ती हैं तो गवर्नमेंट जो सेंटर होती है वो क्या कर लेती है, स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली वो क्या होता है, डेटा को निकाल लेती है, एक्सक्लूड कर लेती है। सेकंड, इसमें क्या कहा जा रहा है, मैनी ऑफ दी सर्च एंड सीज हैव बीन परफॉर्म बाय सेंट्रल एजेंसीज such as income tax department and record can be maintained and published by the Ministry of Finance। और यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो सर्च होती है, इस तरीके की रेट वगैरह पड़ती है तो इसमें मेनली कौन परफॉर्म करता है, सेंट्रल एजेंसी आ जाती है ना। जो भी चीज़ें यहाँ पे सर्च वगैरह होती हैं, सीज वगैरह होती है, वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, सेंट्रल एजेंसी, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना। और जो पूरा डेटा होता है उसका जो रिकॉर्ड होता है वो कौन मेंटेन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर रिकॉर्ड करती है। तो इसमें यही कहा जा रहा है, हमने इसको राइट्स तो दिए स्टेट को, बट इसमें एक्शन कौन लेता है, यहाँ पे सेंटर ही लेता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से क्या है आप कह सकते हैं। तो देखिए इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। अब देखिए हम यहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये हमने आर्टिकल को पढ़ा है, ये जो एडिटर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि इस तरीके की अगर चीज़ें होती रहेंगी तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपका एक डिफरेंस क्रिएट होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम क्या किसकी बात करते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये आ जाता है। तीसरा यहाँ पर क्या आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो मीडिया का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सिर्फ मीडिया की बात नहीं की जा रही, इवन कोई इंडिविजुअल भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलने जाएगा तो वो 100 बार यहाँ पर क्या करेगा, सोचेगा। तो ये क्या है, जो हमारे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक की जो स्पिरिट है उसको क्या कर रहा है, उसको यहाँ पर एक तरीके से ख़त्म कर रहा है ना। डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है, हम यहाँ पे स्पिरिट की बात करते हैं, वो इसको यहाँ पर क्या कर रहा है,
खत्म कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टॉपिंग द बोट्स, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज आर बिलिटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इमिग्रेंट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी है यूएनएचआरसी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है, यूके में क्या आ रहा है, एक नया लॉ लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है इलीगल माइग्रेशन लॉ। इलीगल माइग्रेशन लॉ लेकर आ रहे हैं। इसके तहत यहाँ पे क्या किया जाएगा कि दैट इफेक्टिवली स्टॉप द ग्रांटिंग ऑफ असाइलम टू माइग्रेंट्स हु रीच द यूके इलीगली। अब यूके में जो पर्सन यहाँ पे इलीगली आए हैं, है ना, इलीगली माइग्रेट होकर आए हैं, तो उनको यहाँ पर जो असाइलम प्रोवाइड किया जाएगा, अब उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के तहत यहाँ पे यूके में एक बिल लेकर आया जा रहा है, इलीगल माइग्रेशन लॉ। तो इसी के चलते यहाँ पर यूएन का जो रिफ्यूजी एजेंसी है हमारा यूएनएचआरसी, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हम इस लॉ की बात करते हैं तो इस लॉ में मेनली ये है कि यहाँ पे जितने भी हम बात करते हैं इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स इस तरीके से नहीं जैसे कि कोई कंट्री में यहाँ पे कुछ केस चल रहा और वो यहाँ पे किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पर यूके में आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बट कुछ जो आप कह सकते हैं कि रिफ्यूजीज ऐसे होते हैं यहाँ पे, मतलब उनको किसी भी कंट्री में असाइलम नहीं मिला, तो वो जो छोटे छोटे बोट्स होते हैं, देखिए इसमें बोट्स की बात की गई है। बोट्स मतलब जो रिवर्स के थ्रू, मतलब सी एरिया, ओशन के थ्रू यहाँ पर क्या करते हैं, यूके में आएंगे, तो उनको ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनको यहाँ पे असाइलम प्रोवाइड नहीं करेंगे। और उन्होंने यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे ऐड करी, उसमें क्या क्या कि द होम सिक्योरिटी सूला explained by introducing the bill this week, asylum seeker who try to enter illegally would either to return to their own country or a third country। अब इस बिल में क्या है, दो प्रोविजन है। क्या, अगर कोई पर्सन यहाँ पर यूके में इलीगली क्या करना चाहता है, असाइलम को प्रोवाइड करना चाहता है, तो इस कंडीशन में उनको क्या कर दिया जाएगा, उनकी जो होम कंट्री है वहां पर उनको रिटर्न करवा दिया जाएगा, या फिर जो थर्ड कंट्री है, थर्ड कंट्री, वहां पर उनको क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अब ये थर्ड कंट्री क्या है, इसके बारे में देखते हैं। थर्ड कंट्री साउथ अफ्रीका का एक स्टेट है, आप कंट्री है रवांडा। ठीक है, तो रवांडा दैट हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट टू प्रोवाइड प्रोसीजिंग फैसिलिटी टू देम। तो यहाँ पर यूके क्या है, रवांडा, ये जो साउथ अफ्रीका की जो साउथ अफ्रीका है यहाँ का एक कंट्री है, उसके साथ यहाँ पे एग्रीमेंट आया है, एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि अगर कोई भी तरीके का इलीगल माइग्रेंट यहाँ पर यूके में होता है, तो माइग्रेंट होता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रवांडा में सेंड कर दिया जाएगा। उनके साथ ये क्या है, एग्रीमेंट है। अब यहाँ पर मतलब कि पूरी जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे जो थर्ड कंट्रीज़ को नाम दिया गया है, वहाँ पर उनको क्या कर दिया जाएगा, जो भी ये लीगल तरीके माइग्रेंट्स हैं उनको भेज दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चन उठ रहा है। क्या, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हम बात कर रहे हैं, एक तरीके से आप कॉलोनाइज करने, फिर से आप क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनाइजेशन है ना, यहाँ पे आप क्या करने जा रहे हैं, जो कॉलोनाइज है वो करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो देखिए, दे ऑल्सो फेस लेफ्टिमेंट बेन ऑन सिटीजनशिप। जो यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और इन फ्यूचर कभी वो फिर से अगर यूके आते हैं तो उनकी जो एंट्री होगी उसको भी यहाँ पे क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ओके, तो ये इस तरीके के एक्शन लेकर आए जिसके तहत यहाँ पे जो रिफ्यूजी एजेंसी है हमारी यूएनएचआरसी, उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में आए हैं। अब इसमें यही कहा जा रहा है कि हर साल अगर हम देखें तो 45 मतलब 45,000 यहाँ पे क्या होते हैं, माइग्रेंट्स, मतलब कि स्मॉल बोट से यहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं वो यूके में आते हैं। अब वो जो माइग्रेंट्स हैं लास्ट ईयर वुड हैव बीन इकोनॉमिकली रिफ्यूजी रेदर देन अ पॉलिटिकल असाइलम सीकर। अब वो यहाँ पर क्या बन चुके हैं, एक इकोनॉमिकल रिफ्यूजी बन चुके हैं। मतलब कि इकोनॉमिक रिफ्यूजी इन द सेंस कि हमें उनके ऊपर क्या करना पड़ रहा है, खर्चा करना पड़ रहा है ना, जो असाइलम में अगर वो रह रहे हैं। हमें यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम सीकर की बात नहीं की जा रही कि मतलब कि सिर्फ वो मतलब असाइलम उनको प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर एक तरीके से वो इकोनॉमिक रिफ्यूजी बन चुके हैं, क्योंकि हम उन्हें पूरी तरीके से उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करनी होगी ना, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी होगी, उन्हें एजुकेशन फैसिलिटीज़ देनी होगी, उन्हें उनके रहने का, खाने का हर एक चीज़ प्रोवाइड करना होगा। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल असाइलम नहीं, ये यहाँ पे क्या बनता जा रहा है, एक इकोनॉमिक रिफ्यूजी बनता जा रहा है, जिसके तहत ये यहाँ पर बिल्कुल लेकर आया गया। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में भी जब इंडिया के ऊपर यहाँ पे ये पूरा फोर्स लगाया गया था, तब तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया था। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कहा है, द ब्रिटिश मूव इज मेंट टू स्टॉप द स्मॉल बोट्स बट
must be seen in the larger political context of anti-immigrants and xenophobic beliefs gaining release in the democracies. While Western countries have a long quoted international law and convention to India. जब इंडिया ने यहाँ पे रोहिंग्यास को रोकने की बात की थी तो इंडिया जो वेस्टर्न कंट्रीज थी और पूरा इंटरनेशनल लॉ सामने आ गया था कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे जो रिफ्यूजीज माइग्रेंट्स होते हैं मतलब इमिग्रेंट्स होते हैं इनके यहाँ पे कुछ राइट्स हैं, हमने यहाँ पे उनके राइट्स की बात करने लगे। जैसे कि देखिए क्या कि वेस्टर्न कंट्रीज हैव लॉन्ग कोटेड इंटरनेशनल लॉ एंड कन्वेंशन टू इंडिया ऑन इट्स प्लान टू फोर्सफुली डिपोर्ट रोहिंग्यास रिफ्यूजी टू म्यांमार। जब यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा था, फोर्सफुली जो रोहिंग्यास थे उनको म्यांमार वापस रिटर्न करने की बात कर रहा था, तब यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के आगे सामने आ गए और उन्होंने पूरा इंटरनेशनल लॉ का एक चार्ट दिखा दिया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। बट और टू डिस्क्रिमिनेट द बेसिस ऑफ रिलीजन इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आप यहाँ पे हम जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे तो उसमें भी ये कहा था कि आप किसी भी पर्सन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। दे मस्ट ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट ऑन देयर मैसेज टू द वर्ल्ड बाय इनएक्टिंग सच लॉ देमसेल्व्स। और मतलब यहाँ पे उस टाइम पे हमने क्या किया, जो इंटरनेशनल लॉज है रिफ्यूजीज को लेकर उसको पूरा दिखाया। बट अब यहाँ पे यूके की बात आ रही, अब यहाँ पे क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो क्यों यहाँ पर चुप हैं, क्यों यहाँ पर वो मम है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा रहा, ठीक है। तो देखिए कि एक का क्या है इसमें कि बाय रिजेक्टिंग असाइलम सीकर्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स नियरली ऑल ऑफ whom आर कमिंग टू देयर शोर बाय braving unsafe route in search of better life, they also belittling in the real contribution immigrants have made societies, in concluding those in the parents Mr. Sunak and Mr. Bharne who made their journey from Africa during more वेलकमिंग टाइम्स। तो इसमें ये अब उनको यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया जाए कि जो आज के टाइम पे यूके के जो प्रेसिडेंट हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, उनके भी जो पेरेंट्स हैं, मिस्टर सुनक के जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर एक आप कह सकते हैं इमिग्रेंट्स ही हैं। क्या है वो भी यहाँ पर इमिग्रेंट्स ही हैं। उनको मतलब कि अफ्रीका के टाइम से जब अफ्रीका से यहाँ पे मूव होकर यहाँ पे मतलब कि जब वो आए थे तो उनका बहुत अच्छे से यहाँ पे वेलकम किया गया था, उनको इस तरीके से मतलब कि उनकी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। तो फिर आप मतलब कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन उठा। अब इन फ्यूचर क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द आइडियल ट्रैक टू रन इंडियाज लॉजिस्टिक सिस्टम। अब यहाँ पे एक मिशन आया, आपको इस मिशन को याद रखना है। इस मिशन का नाम क्या है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। क्या है, पीएम शक्ति गति मास्टर प्लान। अब इसमें क्या किया गया है, इस मास्टर प्लान में जितने भी स्टेट्स हैं और जो हमारा आप कह सकते हैं रेलवे है, उसको यहाँ पर 5 करोड़ से 5 करोड़ टू 10,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे मतलब कि 2.4 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पे इंडियन रेलवेज के लिए यहाँ पर बजट में क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है। इसका मेन अप्रोच क्या है कि हमें क्या लेकर आना है, इस प्लान का मेन अप्रोच है ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द इंजन्स ऑफ रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि हमारा जो रोड है, रेलवे है, ओके, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट जिसमें होता है, तो उनको हमें क्या करना है, एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसके कारण यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि आप कह सकते हैं जो फ्रेट मूवमेंट होता है उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से इंक्रीज करना है, एक तरीके आप कह सकते हैं उसको यहाँ पे सुटेबल बनाना है ना, इजिली बनाना है कि इजिली आप क्या कर सके यहाँ पे मूवमेंट, जो मास लेवल पर यहाँ पे मूवमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो स्टील है, सीमेंट है, इसका क्या होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर यहाँ पे मूवमेंट होता है। और कभी कभी मतलब कि हमें हमारी जो रोड्स हैं, एयरवेज हैं, जो रेलवेज है, उनको इतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना होगा और इतना लॉजिस्टिक बनाना होगा जिसके कारण यहाँ पर क्या हो, इनका जो ट्रांसपोर्ट हो वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए बात की गई है कि while the target of increasing the share of the railways in freight movement from 27% to 45%, यहाँ पर जो फ्रेट मूवमेंट रेलवेज में, मेनली यहाँ पे रेलवेज की बात की गई, ठीक है, रेलवेज में हम फ्रेट मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हमने 27% जो बजट शेयर था उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, 45% यहाँ पर मूव कर दिया। ओके, फ्रॉम 1.2 बिलियन टन्स टू 3.3 बिलियन टन्स। अब जो ये फ्रेट मूवमेंट होता है उसमें जो मास है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया, कितना, पहले 1.2 बिलियन टन्स था, उसको यहाँ पर 3.3 बिलियन टन्स तक मतलब 2020-30 तक हम इसको कर देंगे। पीएम गति शक्ति प्रोवाइड द राइट प्लेटफॉर्म टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस दैट हैव हैम्पर्ड द मूवमेंट ऑफ फ्रेट बाय रेल्स। अब यहाँ पर ये भी जो पीएम गति शक्ति क्या प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जो ये रेल्स के द्वारा
मूवमेंट होता है, फ्रेट मूवमेंट होता है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण इस मूवमेंट में यहाँ पर हमें चैलेंजेस फेस करने को, मतलब कि मूवमेंट में हैम्पर्स हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको भी हम पीएम गति शक्ति जो है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूरा यही बताया, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 21 में कोल कॉन्स्टिट्यूटेड 44% ऑफ द टोटल फ्रेट मूवमेंट 1.2 बिलियन टन फॉलोड बाय आयरन और सीमेंट, फूड ग्रेन्स। तो मतलब आप सभी को पता, आपने यहाँ पे पैसेंजर रेल देखी है? आपको सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बताती हूँ मैं। पैसेंजर रेल होती है, यहाँ पे मालगाड़ी की बात करते हैं। ठीक है, तो मालगाड़ी क्या है, इसमें जो हमारा सीमेंट वगैरह होता है, कोल, फूड ग्रेन्स, इनका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, इसी के चलते इसमें ये बताएगा कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो अच्छी तरीके से हो, इसका जो मूवमेंट्स हो एक कन्वीनियंट तरीके से हो, नॉन बल्कि हो, मतलब कि आप मतलब ये जो कंटेनर है, फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में यहाँ पर 100 चीज़ें आ सकती हैं, बट कभी 1000 आ सकती हैं, 100,000 चीज़ें आ सकती हैं, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया। बट कभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओवर वेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मतलब इतना ज़्यादा नहीं है ना, तो टाइम है कि हम यहाँ पे क्या कर सकेंगे, 2 से 3 बार यहाँ पर मूवमेंट करें। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको ओवर वेट कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा, ट्रक्स वगैरह में भी देखा होगा, रेलवेज में, मतलब जो रेलवे की जो मालगाड़ी होती है वो ओवर वेट होती है। तो इसको अब क्या करना है, इसको हमें हटाना है और इसको कन्वीनियंट बनाना है। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पर ये पूरी चीज़ें लेकर आई गई। तो देखिए यहाँ पे स्पेशल एंटिटी की बात की जा रही, क्या, द अपकमिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलोंग इंडिया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर्स एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स विल बी ईज एंड ओवर सैचुरेटेड लाइन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट एंड इंप्रूव द टाइमिंग्स ऑफ ट्रेन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो ये फ्रेट मूवमेंट्स हैं, इसके लिए यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे इंडिया के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर्स में, जिससे क्या होगा, जो इनका जो मूवमेंट होगा, कैपेसिटी को भी देखेंगे, उनका जो मूवमेंट होगा, ट्रेन की जो टाइमिंग होगी, उसको भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा। द इंडियन रेलवे नीड्स टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बैक्ड बाय एडिक्वेट पॉलिसी टूल्स एंड ऑल्सो इनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टर्मिनल्स, कंटेनर्स एंड वेयर हाउसेज टू इफेक्टिवली इफिशिएंटली यूटिलाइज रिसोर्सेज। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडियन रेलवेज को यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। और यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे क्या करें, उनको इंकरेज करना होगा ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। पार्टिसिपेशन मिलेगा तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ऑपरेशन है कि जो टर्मिनल्स है उनका मैनेजमेंट देखना, कंटेनर्स को यहाँ पे उसका पूरा मैनेजमेंट देखना, वेयर हाउसेस का यूज़, क्योंकि सामान जो जाएगा पूरा वो कहीं ना कहीं तो उसको रखना पड़ेगा। तो जो वेयर हाउसेस हैं और रिसोर्सेज का मतलब कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस सारी चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत है क्या, कि इंडियन रेलवे यहाँ पर सामने आए और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी, उसको भी यहाँ पे इंकरेज करना होगा। तभी हम क्या कर सकेंगे, जो हमारा ये जो मेन मोटिव है उसको हम सामने ला सकेंगे। तो देखिए इसमें ये कहा कि द integrated logistic infrastructure with first and last mile connectivity is essential to make rail movement competitive with roads and facilitate export by rails and neighboring countries such as Nepal and Bangladesh। तो हमें यहाँ पर जो हमारी कनेक्टिविटी हो उसको यहाँ पे इंश्योर करना होगा। सिर्फ हम यहाँ पर अब रोड पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, है ना, हमें हमारे जो रेलवे है उसको यहाँ पर क्या करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा। जिससे क्या होगा, जैसे कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ की भी बात करें तो यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज़ में भी हम क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें थ्रू द रेलवेज। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इसमें ये वैगनर होते हैं, इसमें इस तरीके के आपने देखा होगा कि जो रेल्स में जुड़े होते हैं इसमें पूरा सामान भरा होता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर लेकर आनी होंगी। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर खरीदने में भी इसको भी ये जो कैरी करने के लिए होते हैं, मालगाड़ी से सामान तो आ गया बट उसको कैरी कैसे किया जाएगा, तो इसलिए इनका हमें यूज़ करना होता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर सेज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बेनीज। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ इंडिया आए हुए हैं। इंडिया की विजिट में हमने कुछ दिनों पहले ही बात करी थी कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर क्या करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया विजिट करने के लिए आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे क्या चल रहा है, लास्ट मतलब कि आप कह सकते हैं टेस्ट मैच चल रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे मैच भी देखा। तो अभी देखिए इसमें मेनली बहुत सारी चीज़ें अभी आई नहीं है, इसके बाद मतलब अभी तो ये मीटिंग चल रही है, फ्यूचर में इसकी बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी। तो देखिए इसमें क्या है, abroad INS Vikrant in Mumbai, he says bilateral ties are increasing strategic improvement while navigating the challenges of the region together। अब यहाँ पे मेनली फोकस किया जा रहा है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि ऑस्ट्रेलिया क्या होस्ट कर रहा है, मालाबार एक्सरसाइज होस्ट कर रहा है इंडिया के साथ पहली बार।
इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा। एंड इंडिया विल ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन द ऑस्ट्रेलियन तालिस्मैन सब्रे एक्सरसाइज। तो जो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे तालिस्मैन सब्रे एक्सरसाइज हो रही है उसमें इंडिया क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और क्या यहाँ पे होस्ट कर रहा है, मालाबार एक्सरसाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे आगे चल के, और यहाँ पे जो ये प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने हमारा जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट था INS विक्रांत है ना, उस मुंबई में, उसको भी यहाँ पर क्या किया, विजिट करा। और यहाँ पे हमारा जो कमिटमेंट ये रहा कि इंडिया एट द हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज अप्रोच टू द इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड। तो हमारी क्या अप्रोच रहेगी कि जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है वहां तक तो हमें जाना ही है, हमारे रिलेशन इंप्रूव करने हैं, उसके बियॉन्ड भी हमें क्या करना है, हमारे जो रिलेशन है उसको देखना है। ओके, तो इसमें अभी इतना ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो IBSA कैन प्ले अ वाइटल रोल इन रिफॉर्मिंग डिजिटल गवर्नेंस सेज डिप्लो फाउंडेशन रिपोर्ट। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपका प्रीलिम फैक्ट बनता है। तो IBSA क्या है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ओके, तो इन तीनों के बीच में क्या एक ट्रीटी हुई है जिसको हम कहते हैं इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, विच हैव टुगेदर formed a tripartite IBSA forum may play a prominent role in process of reforming digital governance। अब मेन रोल हमारा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर रिफॉर्म करना चाहते हैं डिजिटल गवर्नेंस को, है ना। हमको पता है यहाँ पर कि डिजिटली हम बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड है वो डिजिटली यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो डिजिटल गवर्नेंस है, किस तरीके से आप इसको यहाँ पर सारी चीजों को, मतलब आपको पता है कि साइबर क्राइम कितना ज्यादा होता है, तो हम डिजिटल गवर्नेंस को किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये ट्राइपेटाइट मतलब इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका साथ में आए हैं। तो इसमें क्या है, द फर्स्ट टेंजिबल रिजल्टेड फ्रॉम IBSA डिजिटल मूवमेंट कुड बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी। अब इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है इसी के तहत हमने यहाँ पे कहा कि जो IBSA का डिजिटल मोमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पे कुछ रिजल्ट सामने आएंगे, है ना। इसको सामने G20 की प्रेसिडेंसी में रखा जाएगा, जिसमें हमारी मेन अप्रोच यही रहेगी कि हम क्या प्रमोट करेंगे, न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डेटा, मतलब कि डेटा को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि एडिंग दैट IBSA countries are strong supporter of multilateral and multi-stakeholder approaches। अब इसमें मतलब कि सबसे ज्यादा जो हमारा इशू होता है, तो ऑन द इशू ऑफ डेटा एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशन सेज दैट इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एम्स फॉर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप विद प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स एंड such as self evaluation of the national data governance architecture, modernization national data system of to regulatory incorporate citizens voice and preference, transparency प्रिंसिपल फॉर गवर्निंग डेटा। तो मतलब यहाँ पे डेटा को किस तरीके से गवर्न किया जा रहा है, ठीक है, सिटीजन्स की यहाँ पे वॉइस क्या है, सेल्फ इवोल्यूशन ऑफ डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशनल डेटा। तो इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, और मतलब कि अब किस तरीके से यहाँ पे मतलब ओवरऑल डेटा को गवर्न किया जा रहा है किसी भी कंट्री के द्वारा, किसी भी स्टेट के द्वारा। तो इस सारी जो प्रिंसिपल्स है हमारे एक तरीके से उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा इस फोरम में। तो देखिए, द 3 countries हैव spearheaded डिजिटल इंक्लूजन बाय प्रायोरिटाइजिंग अफोर्डेबल एक्सेस टू सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारा डिजिटल इंक्लूजन हो रहा है, तो हम जो सिटीजन का ये इंक्लूजन है इसको हम किस तरीके से प्रायोरिटाइज करें, और जो डेटा का इशू है कि सस्टेनेबल और डेवलपमेंट यूज हो डेटा को, उसको हम किस तरीके से, हमारा जो G20 इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी है, तो इस तरीके के जो इशूज़ हैं हम इसको यहाँ पे सामने लेकर आए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आप कह सकते हैं ये एक प्रैक्टिकल इनिशिएटिव है, हम इन सारी चीज़ों से सामने नहीं भाग सकते हैं, तो हमें इनको क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा। इसलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या फैक्ट बनता है, IBSA इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इसके बीच में हम मेनली क्या है, डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, कहाँ, डिजिटल गवर्नेंस में। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, MOU and semiconductors will help India play bigger role in electronic supply chain US। अब यहाँ पर क्या एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, किसके बीच में, US एंड चाइना के बीच में, किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि एयर इंडिया US की कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ है, एक डिसीजन लिया गया जिसमें हम यहाँ पर 220 जो एयरक्राफ्ट हैं उसको यहाँ पे हम परचेस करेंगे। ओके, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि US में यहाँ पे ट्रेमेंडस नंबर में क्या होगी, जो जॉब्स होंगी वो क्रिएट होंगी। इवन इंडिया में भी हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पायलट्स हैं उसकी हमें यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। अब इन फ्यूचर हमने इस न्यूज़ को भी यहाँ पे डिस्कस किया था, पायलट्स के यहाँ पे हमें जो कमी है, इसी के चलते यहाँ पे हमें पायलट्स को क्या करना होगा,
रिक्रूट करना होगा, तो उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्रूटमेंट हमें प्रोसेस दिखाई देती हुई नजर आएगी। तो इस जो ये डिसीजन हुआ है, एयर इंडिया डिसीजन टू परचेज 220 बोइंग एयरक्राफ्ट विल क्रिएट ट्रेमेंडस नंबर ऑफ जॉब्स। इसी के चलते यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया और यूएस के बीच में एमओयू साइन हुआ, एमओयू ऑन सेमीकंडक्टर दैट वुड सपोर्ट इंडियाज एस्पायरेशंस टू प्ले अ लीडिंग रोल इन द इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन। तो ये क्या करेगा, इंडिया का जो एक आप कह सकते हैं लीडिंग रोल है इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में, वो इसको क्या करेगा, उसका जो एस्पिरेशन है इंडिया का, उसको वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए अभी आगे आएगा, क्योंकि इंडिया क्या बनना चाहता है, हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इन द ट्रेड टॉक्स, कंफर्मिंग दैट द इशू फिगर्ड इन टॉक्स ऑल डे टुडे। तो यहाँ पे जो हमारा सेमीकंडक्टर का जो इशू है, इसको यहाँ पे देखा गया है और यहाँ पे एड्रेस किया गया है। तो इसी के चलते यहाँ पे हमारे यूएस के साथ क्या है, एमओयू साइन हुआ है, जिसमें हमारा जो एस्पायरेशन है ना, तो वी वुड लाइक टू सी इंडिया अचीव इट्स एस्पायरेशन टू प्ले अ लार्जर रोल इन द इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन सी सेट। ठीक है, तो मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में हम यहाँ पे एक बिगर रोल प्ले करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे क्या करेगा, ये पूरा करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। एक लास्ट आर्टिकल यहाँ पे क्या है, इंडिया मस्ट प्रिपेयर टू कर्व वॉलेटिलिटी रिस्क टू इंटरनेशनल रुपीज, है ना। यहाँ पर क्या है कि इंडिया को क्या करना होगा, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना होगा। देखिए, तो इफ आरबीआई एफर्ट्स टूवर्ड रुपीज इनकन्वीनियंस बेयर फ्रूट्स, लोकल एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स विल नॉट नीड टू हेज। यहाँ पर जो हमारा इंटरनेशनल रुपी है, रुपीज की बात करें, तो यहाँ पर हमें उसको क्या करना होगा, उस पर क्या क्या रिस्क आने होंगे, रिस्क आ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बात देखिए, इंटरनेशनल वर्ल्ड स्फीयर में यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिसका जो इफेक्ट है हमारे जो रुपीज है उस पर भी यहाँ पे पड़ता है। तो इंडिया को क्या करना होगा, तो इंडिया नीड्स टू गियर अप टू मैनेज द इनएविटेबिलिटी ऑफ वॉलेटिलिटी दैट विल इमर्ज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एज अ कंट्री प्रोग्रेस फर्दर टूवर्ड्स द इंटरनेशनलाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है रुपीज का, मतलब कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज किस तरीके से हो सकता है। तो इंडिया को यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा वॉलेटिलिटी का, कि मतलब कि यहाँ पे जो रिस्क है इंटरनेशनल रुपीज में, मतलब रुपीज को अगर हम इंटरनेशनलाइज करेंगे तो उसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इंडिया को प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।